अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज आमिर सुहेल एंड यू वाचिंग डेली तस्कीन न्यूज। और आज हमारे साथ डॉक्टर के अरोड़ा साहब हैं। एक खास सेशन होगा इस बार का, और हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर जो है सब सवाल पूछे जाएंगे। 10 बड़े सवाल इनसे पूछेंगे और 10 अहम सवालों के ये जवाब भी देंगे। डॉक्टर साहब इस वक्त हमारे साथ पंजाब से जुड़ चुके हैं लाइव एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, और वो 10 इंतहाई अहम सवालात जो आप सब लोगों के लिए काफी बड़े जरूरी साबित भी होंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका स्वागत करते हैं आज के इस प्रोग्राम में। कश्मीर के सभी दोस्तों को मेरा सलाम वालेकुम, आदाब और नमस्कार। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब, एक शख्स जो अपना ट्रांसप्लांट करवाना चाहेगा तो उस इंसान को सबसे पहले कौन सी ऐसी चीजें होनी चाहिए जिनकी वजह से वो ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, यानी कि कौन सी ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए, या फिर कौन सा ऐसा शख्स है जो ट्रांसप्लांट करवा सकता है और कौन सा ऐसा शख्स है जो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकता है। बिल्कुल सर, ये बहुत आपका इम्पोर्टेंट अहम सवाल है, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। सर, जिस इंसान के सिर के बाल जा चुके हैं, स्किन बिल्कुल प्लेन हो चुकी है, उसमें हम्म। किसी भी दवाई ने काम नहीं करना, किसी भी मेडिसिन, किसी पीआरपी ने काम नहीं करना। ही इज़ एन आइडियल कैंडिडेट फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। हाँ, किसी इंसान के अगर बाल झड़ रहे हैं, ही इज़ नॉट द आइडियल कैंडिडेट फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। ही शुड, उसको पहले अपना हेयर फॉल रोकना चाहिए, और उसके बाद अगर कोई गंजापन का एरिया बचता है तब उसे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना चाहिए। जिस इंसान के सिर की स्किन, स्कैल्प, टॉप ऑफ हेड प्लेन हो चुका है, उसमें किसी भी मेडिसिन ने काम नहीं करना है। वहाँ का इलाज सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट ही है। किसी मेडिसिन से बाल नहीं उगाए जा सकते। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा, जब हेयर ट्रांसप्लांट करवाया जाता है क्या उस वक्त में दर्द होता है? हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद किन चीजों का ख्याल रखना इंतहाई अहम जरूरी है? बिल्कुल सर, मैं पहली बात का जवाब दूंगा कि हेयर ट्रांसप्लांट में कितना दर्द होता है। हमारे पास जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें हेयर ट्रांसप्लांट पेन फ्री है। मैं इसके 5 पॉइंट बताऊंगा। पहले जो हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता था वो कट टेक्निक से किया जाता था। सिर के पिछले हिस्से से बालों की पट्टी काट ली जाती थी और उसमें टांके लगते थे। वो वाली टेक्निक काफ़ी पेनफुल होती थी। पर जो अब हमारी अल्ट्रा मॉडर्न टेक्निक है, अल्ट्रा रिफाइंड बायो एफ ही, ये बिल्कुल पेन फ्री है। हमने इस टेक्निक को और ज़्यादा रिफाइन किया है कि ये पेन फ्री हो। नंबर वन, हम पहले इस एरिया को जहाँ से हमने रूट निकालनी है, प्रीलॉक स्पेशल किस्म की जेली लगाते हैं जिससे ये वाली स्किन नम हो जाती है और यहाँ पे इंजेक्शन लगाने का भी पता नहीं चलता। नंबर टू, यहाँ पर हम मेडिकल आइस यूज़ करते हैं जिससे वो ये वाला एरिया फ्रीज हो जाता है। यानी कि हम देखते हैं जब हमारे हाथ में बर्फ रखते हैं 5 मिनट के लिए तो हाथ हमारा फ्रीज हो जाता है और इसको किसी चीज को पकड़ने का महसूस नहीं होता। इसी प्रकार से हम हेड के पीछे जब आइस, मेडिकल आइस यूज करते हैं, सिर का पिछला हिस्सा बिल्कुल सुन्न हो जाता है और इंजेक्शन लगाने का पता नहीं चलता। नंबर थ्री, हम जो निडल यूज करते हैं वो थिनेस्ट निडल है, 31 निडल जो कि शुगर के मरीज प्रयोग करते हैं, उससे भी पतली सुई प्रयोग की जाती है जिसके प्रिक लगने का भी पता नहीं चलता। और नंबर फोर, हम इसके साथ वाइब्रेटर यूज करते हैं। वाइब्रेटर यूज करने से पेन सेंसेशन बिल्कुल महसूस नहीं होती। हेयर ट्रांसप्लांट अब ऑलमोस्ट पेन फ्री प्रोसीजर बन गया है। और इसी के साथ सर मैं आपकी बात बता रहा हूँ, जो आपने मेरे साथ इसी में ही दूसरा सवाल पूछा है कि हेयर ट्रांसप्लांट के इंसान को क्या हिदायतें रखनी पड़ती हैं। बहुत ही सिंपल है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद सिर के पीछे पट्टी रखी जाती है 2 रातों के लिए। और हेयर ट्रांसप्लांट में, हमारे टेक्निक में, किसी किस्म का कोई नशे का टीका या इंजेक्शन या नहीं दिया जाता। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद इंसान पूरे होश हवास में होता है और प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद वो खुद आप चल के घर जा सकता है। और हेयर ट्रांसप्लांट के नेक्स्ट डे हमारी सर्जिकल कैप डाल के या उसके ऊपर रुमाल बांध के, बडाना बांध के, अपनी नमाज वाली कैप डाल के वो कहीं भी आ जा सकता है सर। डॉक्टर साहब, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि जब हेयर ट्रांसप्लांट करवाया जाता है, क्या हेयर ट्रांसप्लांट की कोई मुद्दत होती है? मतलब मैं अगर आज हेयर ट्रांसप्लांट करवाऊंगा तो ये जो मेरे सर के ऊपर हेयर, नया वाला हेयर लगाया जाएगा, जो नए बाल लगाए जाएंगे, ये 3 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक चलेंगे, उसके बाद फिर से एक बार हेयर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा? इस तरीके का कोई होता है, कोई मुद्दत होती है? बिल्कुल सर, मैं आपकी बात का बिल्कुल, वेरी इंटेलिजेंट और ये क्वेश्चन, और ये इसका जवाब लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर हेयर ट्रांसप्लांट अच्छे सेंटर से कराया जाता है,
कहने का मतलब सिर के पीछे वाले सेफ डोनर एरिया से नीचे वाले एरिया से अगर रूट लेके लगाई जाती है, जो नीचे वाले बिल्कुल नीचे वाले बालों से रूट लेके लगाई जाती है, वो लाइफ टाइम रहेगी। अगर अनसेफ डोनर एरिया यानी कि सिर के पीछे का ऊपर वाले हिस्से से अगर रूट लगाई जाती है तो वो 100% झड़ जाएगी। सो ये अगर एक इंसान अपना ट्रांसप्लांट डॉक्टर से करवाने जाता है और डॉक्टर को सेफ डोनर एरिया की नॉलेज है, तो सेफ डोनर एरिया से लिए गई रूट्स 100% ग्रो करेंगी और लाइफ टाइम रहेंगी। हाँ, दूसरा डॉक्टर सवाल। साहब अ, यस यस। जी 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 डॉक्टर साहब, पहले ये मेरे तमाम जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं, इन सब के लिए एक छोटा सा आपका मैसेज भी चाहिए। सबसे पहले डॉक्टर साहब, अगर ये लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो आपका दिया हुआ कोई कांटेक्ट नंबर या एड्रेस जिस पे ये लोग आपसे कांटेक्ट कर पाए और आपसे जानकारी ले पाए ज्यादा से ज्यादा। सर, सत्यम हेयर ट्रांसप्लांट हेड ऑफिस लुधियाना में है। सेकंड ब्रांच हमारा कंसल्टेशन ऑफिस कनाडा में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है और यूएसए में भी है। सबसे कश्मीर के लोगों का नियरेस्ट सेंटर ये लुधियाना का पंजाब का सेंटर है। इसका कांटेक्ट नंबर, मेरा नंबर, इंडिया का कोड लगा के 9988091800। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 9988091800 है। और दूसरा नंबर जो है 9596317875, कश्मीर का नंबर। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 9596311785 पर कोई भी क्लाइंट जिसको भी बालों की प्रॉब्लम है, फोटो भेज सकता है, अपने पसंद के सवाल पूछ सकता है, रिजल्ट मंगा सकता है। और अगर लाइव हेयर ट्रांसप्लांट देखना चाहता है तो वीडियो कॉल करके लाइव हेयर ट्रांसप्लांट करके करते हुए देख सकता है। और जिस इंसान का ट्रांसप्लांट हो रहा है उससे डायरेक्ट बात करके अपनी तसल्ली कर सकता है, पूछ सकता है कितना पेन हो रहा है, क्या रिजल्ट आता है, क्या सेफ डोनर एरिया है, कितनी इसमें तकलीफ होती है। डायरेक्ट वीडियो कॉल करके हमारे जिन क्लाइंट्स का ट्रांसप्लांट हो रहा है डायरेक्ट बात कर सकता है। डॉक्टर साहब, कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं जिनमें केमिकल्स होते हैं या फिर जिनकी वजह से हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं? क्योंकि आपने अक्सर आज देखा होगा कि हम लोग कभी डव का शैम्पू यूज करते हैं, कभी पैंटीन, कभी सनसिल्क, कभी हेड एंड शोल्डर। तो सारे ब्रांड्स लाजवाब हैं, कंपनीज जो है वो सब ब्रांड्स की तारीफें कर रही हैं, लेकिन लोग थोड़े से कंफ्यूज्ड है कि विच वन वी यूज्ड, कि जिससे हमारे बाल जो है वो एक तो बड़े अच्छे से रहे और दूसरी बात ये कि जो हमारे लिए एक लॉन्ग टाइम प्रोडक्ट चले। सर, मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं करूंगा, मगर मैं इतना बताऊंगा कि हेड, ये एक बहुत लंबा टॉपिक है, इसके लिए हम अलग से इंटरव्यू भी करेंगे। मगर मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं कि जो शैम्पूज, जो जिनमें एनोनिक शैम्पूज होते हैं, जिसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट है, अमोनियम लॉरेल सल्फेट है, अमोनियम लॉरेलिथ सल्फेट है, ये शैम्पू बहुत स्ट्रांग होते हैं। ये बालों को नुकसान करते हैं, बालों की क्यूटिकल को डैमेज कर देते हैं, हेयर फॉल को बढ़ाते हैं। किसी कंपनी को छोड़े बिना उसका प्रोडक्ट लें, उसके पीछे हुए मैग्नीफाइंग लेंस से देख के उसके प्रोडक्ट पढ़ें। दिक्कत यह है कि ये कंपनी अपने शैम्पू के प्रोडक्ट को बहुत, उसमें क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, बहुत बारीक और छोटा लिखती हैं, ताकि क्लाइंट लोग उसको पढ़ ना सकें, उसको मैग्नीफाई करके पढ़ें। अगर उसके बीच में ये स्ट्रॉन्ग केमिकल्स हैं तो ऐसे प्रोडक्ट को यूज ना करें। हाँ, डॉक्टर और साहब, एक एक जरूरी। एक 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 जी जी इंतहाई सर। अहम सवाल है मेरे जहन में कि आपने अक्सर देखा होगा कि लोग ये भी कहते हैं कि जिसके सर के बाल झड़ जाते हैं, यानी कि जिसे गंजापन हो जाता है, उसके बाद क्या उस शख्स का कंघा, टॉवल, शैम्पू तो खैर पैकेट के अंदर होता है, लेकिन साबुन जो ओपनली होता है, क्या अगर दूसरा इंसान इन सब चीजों का इस्तेमाल करे तो क्या इससे दूसरे इंसान को पे भी जो है वो गलत इंपैक्ट पड़ सकता है, उसके बाल भी गिर सकते हैं? नहीं सर, ये बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है। गंजापान जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, वो एक इंसान से दूसरे इंसान को होने वाली बीमारी नहीं है। गंजेपन का मेन कारण जेनेटिक और बालों की प्रॉपर देखभाल ना करना है। एक इंसान से दूसरे इंसान को ये बीमारी नहीं हो सकती। किसी का कंघा, टॉवल यूज करने से गंजापन एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं जाता है। डॉक्टर साहब, ये भी समझने की कोशिश करूंगा आपसे सबसे पहले कि आज के वक्त में बच्चे सोशल मीडिया बहुत इस्तेमाल करते हैं, देर रात के सोते हैं, रात के 1:30 2 2 बजे तक चैटिंग वगैरह चलती है, उसके बाद स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन भी होता है, क्या इस वजह से भी बाल गिरते हैं?
बिल्कुल सर, मेरी एक छोटी सी बुकलेट आ रही है लाइफस्टाइल चेंजेस के ऊपर। बिल्कुल, लाइफस्टाइल के बदलने के कारण ही हमारा गंजापन आ रहा है। स्ट्रेस एंड ओवरनाइट जागना, लॉस ऑफ स्लीप इज द मेजर कॉज ऑफ हेयर लॉस। दिमाग के ऊपर टेंशन, स्ट्रेस रखना और रात को जाग जाग के अपना काम करना और मोबाइल से निकलने वाली वेव्स, ये सभी बालों को, बार्डनेस को, प्री मैच्योर गंजापन लाना शुरू कर देती हैं। सर सबसे ज्यादा हम किस तरीके से अपने बालों का जो है वो ख्याल रख पाएंगे, चाहे गर्मियां हो या सर्दियां हो, इन दोनों सीजन्स के अंदर किस तरीके से हमें केयर करनी चाहिए, हमारी डेली रूटीन क्या होनी चाहिए और हम किस तरीके से अपने बालों की जो वो हिफाजत कर पाए? बिल्कुल सर, मैं ये चीज देखिए, जहां तक हेरिडिटी गंजापन है वो आना ही आना है, किसी इंसान को रोका नहीं जा सकता। हाँ, अगर इसकी बालों की प्रॉपर केयर की जाए, जो गंजापन जल्दी आ जाता है उसको काफ़ी हद तक लेट किया जा सकता है। इसके लिए एक स्पेसिफाइड डाइट चार्ट है जिसमें मैं 3 चीज़ों का हर बार स्ट्रेस करता हूँ। सिर के ऊपर गर्म पानी यूज़ नहीं करना, सिर के ऊपर केमिकल प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करने, और सिर के ऊपर जो गर्म पानी, ब्लोअर, इन चीज़ों से परहेज करना है। डाइट चार्ट में खास करके जिन चीज़ों में फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, इन चीज़ों से बचना है। अजीनोमोटो साल्ट से बचाव करना है। और विशेष करके, खास करके कश्मीर के लोगों से मैं ये गुजारिश करूंगा कि स्मोकिंग से हेयर फॉल होता है, स्मोकिंग को स्मोकिंग से मिनिमम हेयर किया। फॉल होता है सर? बिल्कुल सर, स्मोकिंग इज द मेजर कॉज ऑफ बॉल्डनेस। जो स्मोक का धुआं, जो ब्लैकनेस है, वो ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट हो जाती है और सिर के फॉलिकल्स का ब्लड सर्कुलेशन कम कर देती है और बालों की थिनिंग स्टार्ट हो जाती है और गंजापन जल्दी आना शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 12 मिनट का सेशन रहा हमारा आपके साथ। तफसीलन तौर पे आपने अपने एड्रेस वगैरह पूरी सब चीजें बता दी हैं। आवाम से मैं अपील करूंगा कि आप डॉक्टर साहब के साथ कांटेक्ट भी करें, लेकिन इन सब चीजों का इंतहाई आप लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। एक आखिरी सवाल रहेगा डॉक्टर साहब इस सब के हवाले से कि बच्चों के इस छोटी उम्र में सर के बाल सफेद हो जाते हैं, न जाने क्यों। सर, ये भी इसी के ऊपर भी एक बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है। अभी सिर्फ 2-3 पॉइंट ही आए हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज इज द मेजर कॉज ऑफ वाइटनिंग ऑफ हेयर। नंबर 2, फूड कंटेमिनेशन, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, अनक्लीन फूड इज द मेजर कॉज ऑफ प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। अब इसके ऊपर भी नई नई मेडिसिन आ रही हैं, आ चुकी हैं, पर वो सारी ट्रायल में है। जब इनका कोई ऑथेंटिकेटेड पक्का रिजल्ट आएगा तो मैं आपसे डेफिनेटली कम्युनिकेट करूंगा और कश्मीर के लोगों को ग्रे हेयर्स को रोकने के लिए, बालों को रोकने का जो इलाज होगा वो बताऊंगा। चलिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब अपना कीमती समय देने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए और हमारे ऑडियंस तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। मैं अभी कैप्शन में डॉक्टर साहब का नंबर ऐड कर दूंगा, आप वहां पे डॉक्टर साहब के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और तमाम मालूमात जो है वो आप डॉक्टर साहब से ले सकते हैं। और जो भी सवालात होंगे आपके, आप वो डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं और आपके तमाम सवालों के जो है वो लाइव सेशन के साथ साथ ऑफ द कैमरा भी आप लोगों को जवाब मिलता रहेगा। फिलहाल डॉक्टर साहब को भी बहुत बहुत शुक्रिया और ऑडियंस जितने भी मुझे जम्मू कश्मीर से लाइव देख रही थी, लाइव सुन रही थी, आप सबको बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। देखते रहें डेली तस्कीन आमिर सुहेल के साथ। अस्सलाम वालेकुम।